बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 17 में लीनियर रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो मिल सके आपको। अब देखो कि ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स हैं रजिस्टर की। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास लीनियर रजिस्टर जो है वो क्या चीज़ है। लीनियर रजिस्टर, अब रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। कि जब कोई चार्ज आपका मूव करता है सर्किट में तो आगे से एक अपोजिशन आती है, एक रुकावट सी आती है, इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो डिवाइस जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू रेजिस्टेंस की देता है उसको हम रजिस्टर का नाम देते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास लीनियर रजिस्टर जो होता है, ये हमारे पास ऐसा रजिस्टर होता है जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि द रजिस्टर दैट ओबे ओम्स लॉ। ऐसा रजिस्टर जो ओम्स लॉ ओबे करता है। और ओम्स लॉ क्या होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कि करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। वोल्टेज इंक्रीज करें तो करंट भी आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, अब जो लीनियर रजिस्टर है बेसिकली इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास टू टाइप्स हैं। लीनियर रजिस्टर की टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड रजिस्टर का नाम देते हैं। फिक्स रजिस्टर नेम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी कि इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है। ऐसा रजिस्टर जिसकी सिंगल वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स रजिस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ओम है तो सिर्फ 100 ओम ही होगी, 200 है तो सिर्फ 200 ओम ही होगी। तो ये हमारे पास फिक्स रजिस्टर इनको नाम दिया जाता है कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब इसमें जो है ना हमारे पास जो एग्जांपल है, रजिस्टर कार्बन के बनाए जाते हैं जो फिक्स रजिस्टर होते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है आपके पास वो हमारे पास होती है कार्बन रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? फिक्स रजिस्टर की एग्जांपल है आपके पास। उसके बाद ही हम बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर की। अब देखोगे वेरिएबल रजिस्टर जो होता है एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इट्स रेजिस्टेंस कैन बी चेंज। रेजिस्टेंस कैन बी चेंज, कैन बी चेंज, यानी ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल रजिस्टर का नाम देते हैं। अच्छा, अब जो वेरिएबल रजिस्टर में हम बात करेंगे तो इसमें जो ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास यूज़ होते हैं कि वायर के ऊपर जो ना हमने उनको वाइंड किया होता है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं रियोस्टैट की। रियोस्टैट, अच्छा, अब जो रियोस्टैट आपके पास होता है ये एक वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर है। वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर, एक वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर होता है। कैसे जी? देखते हैं। देखो कि ये हमारे पास इस तरह एक वायर सी वाइंड की होती है हमने, ये वायर है, ऐसे वाइंड की हुई है हमने। ये इसका एक टर्मिनल ए है और ये दूसरी साइड पे इसका टर्मिनल बी है। और एक ये टर्मिनल ऊपर सी होता है और सी जो होता है ये आपके पास क्या होता है? स्लाइडिंग टर्मिनल होता है। अब देखो कि अगर आप ए और सी को सर्किट में कनेक्ट करते हो, ए को कनेक्ट किया और साथ सी को आपने सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया। जब ए और सी को कनेक्ट करेंगे तो अभी देखें कि ए और सी के दरमियान अभी जो
वायर की लेंथ है वो ये बन रही, इतनी लेंथ है ए और सी के दरमियान। अच्छा, अब अगर हम इसको इस स्लाइडिंग टर्मिनल जो हमारे पास है, सी जो है वो आपका स्लाइडिंग टर्मिनल है। स्लाइडिंग टर्मिनल मीन कि इस टर्मिनल को आप मूव करा सकते हो। फॉर एग्जांपल इस सी को मूव करा के यहाँ पे लेके आते हैं। अब सी टर्मिनल यहाँ पे हमने ऊपर से मूव कराया और इधर पहुंच गए। अच्छा, जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल को इधर लेके जाएंगे तो इस केस में देखें कि अब जो आपके पास लेंथ है वो ए और सी के दरमियान ये लेंथ हो गई। पहले ये वाली लेंथ थी, बाद में ये लेंथ हो गई। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ के। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो उस केस में आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो अब देखें कि पहली पोजीशन जो है, जब ए और सी, जब सी यहाँ पे है, ये फर्स्ट पोजीशन में 1 इसमें लिख रहा हूँ कि ये फर्स्ट पोजीशन पे हमने सी रखा हुआ है और ये सेकंड पोजीशन पे रखा हुआ है। तो अब जब फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे सी को तो ये लेंथ नीचे देखें, लेंथ की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान कम हो जाएगी। इस तरह जब सेकंड पोजीशन पे आप रखेंगे तो उस केस में देखें कि ए और सी के दरमियान ये लेंथ जो बाद में शो की गई है, तो सेकंड पोजीशन और ए के दरमियान जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा आपके पास होगी। अच्छा, अब इसमें ये तो एक तो रियोस्टैट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, अब हम बात करने लगे हैं जो मेन इसका नेक्स्ट पोटेंशियल डिवाइडर है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर की तरफ आएंगे कि पोटेंशियल डिवाइडर जो है, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल आपको पता है वोल्टेज होती है और डिवाइड यानी कि ये वोल्टेज को डिवाइड कर देता है कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है दैट डिवाइड द वोल्टेज इनटू 2 और मोर स्मॉलर वोल्टेजेस। तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर जो होता है इट इज़ अ circuit that divide a voltage into 2 or more smaller voltages। कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जो कि वोल्टेज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है ना, तो अब ये जो पोटेंशियल डिवाइडर होता है इससे हम 12 वोल्ट से हम मुख्तलिफ वोल्टेज ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, इस तरह 12 तक वोल्टेज हम ले सकते हैं। ये जो पोटेंशियल डिवाइडर होता है 12 वोल्ट से आगे हमें जितनी, यानी मैक्सिमम जो इसकी वोल्टेज है 12 है तो ये मैक्सिमम 12 ही देगा, और जो मिनिमम है वो 0 से हम ले सकते हैं कि 0 से लेके 12 तक ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर आगे वोल्टेज देता है। अच्छा, अब हम इस पोटेंशियल डिवाइडर जो है इसको आगे हमने ड्रा करना है और इसकी जो है ना वो डेरिवेशंस वगैरह भी हम लिखेंगे। तो पहले तो हमने सबसे पहले तो इसका जो है ना वो सर्किट वगैरह हम ड्रा करेंगे। तो देखो कि पोटेंशियल डिवाइडर वही रियोस्टैट है। बेसिकली ये हमारे पास वो जो रियोस्टैट था ना उसको हम ऐसे आप शो करेंगे कि ये हमारे पास है वो वायर जो थी ए और बी के दरमियान, ये हमारे पास है, इसको हमने कोई बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास बैटरी है और बैटरी का पोटेंशियल V है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये वाला जो है इसका A टर्मिनल है, ये इसका B टर्मिनल है। अब हम कहते हैं कि जो A और B टर्मिनल्स हैं आपके पास, इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है A और B के दरमियान, ये हम कहते हैं कि जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस है इस वायर की जो A और B के दरमियान है, इसकी R जो है ना वो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इसकी R है। उसके बाद हम इसका स्लाइडिंग टर्मिनल शो करते हैं। देखिए स्लाइडिंग टर्मिनल अगर हम शो करते हैं तो देखें इसका जो स्लाइडिंग टर्मिनल है वो हमारे पास ये इस तरह C, ये टर्मिनल जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है। अच्छा, अब देखो कि जब C, अब आपके पास C टर्मिनल हमने ड्रा कर लिया, तो अब C टर्मिनल जो है इसके देख लें कि आपके पास
ए और सी के दरमियान, ये आपके पास लेंथ मान रही है बी और सी के दरमियान है, और इस तरह ए और सी के दरमियान ये वाली वायर, आपकी वायर का ये वाला पार्ट आ रहा है। अब हम कहते हैं कि जो ए और सी के दरमियान यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो लेंथ है ए और सी के दरमियान, ये जो वायर है ना, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R1 कह देते हैं, और जो बी और सी के दरमियान जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस R2 हम कह देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसमें से सर्किट में से करंट पास करेगा, करंट थ्रू द सर्किट। अब करंट का फार्मूला हमें पता है ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये आपका टोटल करंट जो होगा वो इस सर्किट में से पास करेगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R हमने कह दिया। अच्छा, अब देखो कि हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टर है, ऊपर डायग्राम से देखें तो हमने इसको R1 कहा हुआ है, तो ये हमारे पास R1 है। और इस तरह रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी जो के दरमियान जो रेजिस्टर है, ये देखें बी और सी के दरमियान ये यहाँ पे, तो इसको हमने कहा है कि ये जो भी इसकी वैल्यू है उसको हमने R2 कहा हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, तो देखते हैं हम जी। तो देखो कि हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायग्राम के ऊपर देखें, R1 ये है हमारे पास, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, और V का फार्मूला होता है IR। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, तो ये हमारे पास IR1 हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। R2 के अक्रॉस ये वाला जो नीचे डायग्राम में है, ये हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 कह देते हैं। अब V2 जो होता है ये हमारे पास होता है IR2 होता है, इसे कोई इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे। अब हमने यहाँ से एक रिजल्ट बनाना है। अब उस रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 ये ऊपर लिखी हुई है, इक्वेशन 3 नीचे है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मैं पहले लिखता हूँ V1 इज इक्वल टू IR1। इक्वेशन 3 देखें नीचे ये लिखी हुई है V2 इज इक्वल टू IR2। अब जो लेफ्ट साइड होगी वो इसके लेफ्ट पे डिवाइड होगी, और इक्वेशन 3 की जो राइट साइड होगी इसके राइट पे डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें देखें कि आपके पास बनेगा ये आई से कैंसिल हो जाएगा, आई को आई से कैंसिल कर दें। देखें ये हमारे पास आई ऊपर भी है नीचे भी है, इनको आपने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो हमने डिराइव करनी है ये हमारे पास बन जाएगी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि अगर R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो V1 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा जो काम करना है, हमने V2 का फार्मूला बनाना है। अब देखो V2 की वैल्यू IR2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 देखें, इक्वेशन नंबर 3 इसमें क्या है V2 इज इक्वल टू IR2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये इधर साइड पे स्टार्ट पे बिल्कुल लिखी हुई है I इक्वल टू V अपॉन R है। अब हम क्या करते हैं कि जो I की वैल्यू V अपॉन R है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग I इक्वल टू V अपॉन R इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 देख लें, आपके पास V2 इज इक्वल टू IR2 है, तो अब इसमें पुट करते हैं V2 इज इक्वल टू IR2। अब I की ये वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी हुई है V अपॉन R,
और साथ हमारे पास क्या है R2 हमने लिख दिया। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इनको हमने अब डिस्कस करना है। तो इसमें पहले तो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखिए R जो है, R ज़रा डायग्राम पे देखें, ये कैपिटल R जो है ये फुल इस वायर की रेजिस्टेंस है, और ये जो कैपिटल R है ना ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, R1 और R2 के अंदर डिवाइड हुआ है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे कि जो आपके पास कैपिटल R है वो आपका R1 प्लस R2 की इक्वल है, क्योंकि ये कैपिटल R जो है ना आगे दो पार्ट्स में बनाई हुई हैं हमने इसके। तो अब लिखेंगे कि पुटिंग कैपिटल R जो है वो आपका है R1 प्लस R2। तो अब आपके पास V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V, और कैपिटल R नीचे लिखा हुआ है तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2, और साथ आपके पास ऊपर जो है ना वो R2 है, तो ये हमने लिख दिया, ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अच्छा जी, अब इसमें ज़रा थोड़ा सा और हम देखते हैं। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो V है, ये डायग्राम पे देखें, बेसिकली ये इनपुट वोल्टेज है, V इन है, और ये जो V2 है ना ये हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। जो आपके पास V2 है ये हमारे पास क्या है, इससे हम आउटपुट ले रहे हैं, और ये जो V इन है ये हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो वेयर हम लिखेंगे कि जो V है हमारे पास वो इनपुट वोल्टेज है, V इन है, और जो V2 है ना ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, V आउट लिखेंगे। अब इस ऊपर वाले जो इक्वेशन है इसके अंदर हम ये रिजल्ट पुट करते हैं, तो V2 की जगह पे हम V आउट लिखेंगे इज इक्वल टू V की जगह पे हम V इन लिखेंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट की है। ये जो हमारे पास ऊपर V था तो इसको V इन लिखा, V2 को हमने V आउट लिख दिया। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास इस तरह बन गया कि V n ओवर R1 R2 और साथ R2 आ जाएगा। अच्छा, अब हम एज अ स्पेसिफिक केस हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो C टर्मिनल है ये बिल्कुल मिड में हो, A और B के मिड में हो, तो फिर क्या होगा कि जितनी R1 की वैल्यू होगी उतनी ही R2 की वैल्यू हो जाएगी। ये डायग्राम पे देखें कि अगर C टर्मिनल मिड पे है तो जितनी A से C लेंथ है उतनी ही B से C लेंथ है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। तो हम एज अ स्पेशल केस हम देखते हैं कि एज स्पेशल केस अगर हम स्पेशल केस एक लेते हैं, और स्पेशल केस में हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास जो R1 है और जो R2 है ये आपस में इक्वल है, कि C जो है वो मिड पे है तो इसको हम स्मॉल r कह देते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ये हमारे पास V आउट इज इक्वल टू V इन अपान देखो R1 प्लस R2, R1 भी स्मॉल r है और R2 भी स्मॉल r है, ये नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। ऊपर हमारे पास R2 है तो R2 भी हमारे पास r है। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा V इन अपान 2R और साथ ये R हो जाएगा। अब इसमें देखो R और R कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो V आउट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, V इन बाई 2। यानी इस केस में हमें ये आउटपुट पे जो वोल्टेज देगा वो इनपुट वोल्टेज का हाफ जो है वो हमें वोल्टेज मिलेगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिवाइडर होता है ये हम अपनी मर्जी से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।